नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे हिंदी साहित्य के बारे में। और बीए प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर में आप हैं, चाहे दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में, या फिर आप मासा कुंभरी सहारनपुर राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, या फिर आप डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगरा विश्वविद्यालय, महाराजा सुहेलदेव आजमगढ़ विश्वविद्यालय, या राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय के माइनर पेपर में। तो राम मनोहर लोहिया, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु, इन सभी के माइनर पेपर भी ऑब्जेक्टिव ही होता है। तो ऑब्जेक्टिव टाइप की जिनकी जितनी परीक्षाएं होती है उसके लिए लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और हमारे चैनल को करिकुलर मास्टर को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चूंकि आज की वीडियो के माध्यम से हिंदी का ये पेपर चूंकि माइनर वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए को करिकुलर चैनल पर आपको दिख रहा होगा। चले, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम लेखक कौन है? हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम लेखक कौन है? गारसा दत्तासी। ये एक जो है गारसा दत्तासी की रचना द लिटरेचर हिंदुस्तानी, इनकी रचना ही है। ठीक है, फ्रेंच साहित्यकार हैं ये। इसके अलावा जॉर्ज ग्रियर्सन भी विदेशी लेखक हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास जानते ही हैं आप। अगला प्रश्न आ चुका है, दूसरा नंबर प्रश्न है, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसने लिखा? बताइए। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखा गणपति चंद्र गुप्ता ने। गणपति चंद्र गुप्ता ने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास नाम की एक पुस्तक लिखी है। हिंदी साहित्य का इतिहास पुस्तक किसने लिखी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक है। तीसरा प्रश्न आ चुका है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार या के द्वारा लिखे गए इतिहास का क्या नाम है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखे गए इतिहास का क्या नाम है बेटा? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखे गए इतिहास का नाम होता है हिंदी साहित्य का इतिहास। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चौथा नंबर प्रश्न है, डॉक्टर नगेंद्र ने इनमें से किस इतिहास ग्रंथ का संपादन किया है? तो डॉक्टर नगेंद्र की अगर बात की जाए तो उन्होंने हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास लिखा। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ये सब प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है? तो फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। किसने लिखा है? गारसा द तासी ने लिखा है। द लिटरेचर हिंदुस्तानी इस तरीके से ग्रंथ का नाम है। अगला क्वेश्चन आ चुका है, किस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में 5000 कवियों का विवरण दिया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिस्र बंधुओं ने 5000 कवियों के बारे में अपने ग्रंथ में लिख दिया है। उनके परिचय के बारे में लिखा है, उनकी रचनाओं के बारे में लिखा है। अगला क्वेश्चन आ चुका है, इनमें से कौन सा नाम प्रथम कालखंड के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया है? बताएं, इनमें से कौन सा नाम प्रथम कालखंड के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को आदिकाल भी कहा, लेकिन वीर गाथा काल उन्होंने सर्वोपरि नाम रखा, तो वीर गाथा काल लगा दीजिएगा। ठीक है, सिद्ध सामंत काल राहुल शंकरत्यान ने कहा, वीर गाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा, आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आ चुका है, 8वां नंबर प्रश्न है, साहित्य का इतिहास जानना। साहित्य का इतिहास जनता की चित्तवृत्तियों का इतिहास होता है। किसने कहा था? साहित्य का इतिहास जनता की चित्तवृत्तियों का इतिहास होता है। यह कथन किसने कहा था? इस कथन को कहा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ऑप्शन नंबर इसका का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आ चुका है, 9वां नंबर प्रश्न आप देखेंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल की प्रारंभिक सीमा क्या मानी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है आदिकाल की प्रारंभिक सीमा या वीरगाथा काल की प्रारंभिक सीमा जो मानी है बेटा, वो मानी है 1050 विक्रम संवत का। ऑप्शन नंबर इसका खा करेक्ट आंसर होगा। विक्रम संवत में से अगर आपको सन संवत निकालना है तो आप इसमें से 57 घटा देंगे, 993 जाकर के आपका बनेगा, इनमें 57 घटा दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आ चुका है, राहुल शंकरत्यान ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? राहुल शंकरत्यान की अगर बात की जाए, महापंडित राहुल शंकरत्यान, इन्होंने हिंदी का पहला कवि माना है। किसको पहला कवि माना? सरहपा को। ऑप्शन नंबर इसका गा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आ चुका है, बीसल देव रासो के रचयिता कौन है? बीसल देव रासो के रचयिता है कौन? नरपति नाल है, बीसल देव रासो के रचयिता है। ऑप्शन नंबर गा करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न परीक्षा में सारे पूछे गए हैं। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा रासो काव्य श्रृंगार रस प्रधान है, वीर रस प्रधान नहीं है? कौन सा रासो ग्रंथ? बाकी सारे रासो ग्रंथ बेसिकली वीर रस प्रधान है, लेकिन एक रासो ग्रंथ जो है वीर रस प्रधान नहीं बल्कि श्रृंगार रस प्रधान है। राइट आंसर हो जाएगा आपका, बीसल देव रासो में श्रृंगार की प्रधानता है। 13 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, परमाल रासो का सामान्यतः प्रचलित नाम क्या है? परमाल रासो का सामान्यतः प्रचलित नाम क्या है बेटा? तो इसका नाम है आलखंड। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा। परमाल रासो को आलखंड भी कहा जाता है। जगनिक इसके लेखक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। जिन बच्चों को हमारे साथ जुड़ना है, पीडीएफ प्राप्त करनी है, तो आप हिंदी साहित्य के तमाम सारे पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। हिंदी साहित्य बल्कि सभी सब्जेक्ट के 91 61 93 60 62 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा। ठीक है, क्या एसएमएस करेंगे? अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम,
अपने सब्जेक्ट के नेम और आपके सेमेस्टर में लिख करके भेज दीजिएगा। मात्र 100 रुपये फीस में आपके लिए पूरी व्यवस्था कर दी जाएगी। ठीक है, आपके पास एक क्यूआर कोड यानी स्कैनर भेजेंगे, उसी स्कैनर पर आपको 100 रुपये फीस जमा कर देनी है। उसके बाद में सभी सब्जेक्ट का आपको प्रैक्टिस सेट, पीडीएफ नोट सब कुछ आपको मिल जाएगा मात्र और मात्र 100 रुपये फीस में विथ आंसर। सभी सब्जेक्ट का मिलेगा, जियोग्राफी, पॉलिटी, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, शिक्षा शास्त्र, समाजशास्त्र, गृह विज्ञान, ठीक है, हिस्ट्री, सबका आपको मिल जाएगा मात्र 100 रुपये फीस में। ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस सेट हो चाहे लिखित प्रैक्टिस सेट हो, आप मेजर माइनर को करिकुलर सबकी तैयारी का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, संदेश रासक के रचयिता का नाम बताएं। संदेश रासक के रचयिता का नाम, अब्दुल रहमान ने संदेश रासक नाम की रचना लिखा है। 14 नंबर का गा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, 14 नंबर का गा ऑप्शन। अगला प्रश्न 15 नंबर देखेंगे, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्ता ने किस ग्रंथ को हिंदी की पहली रचना स्वीकार किया है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्ता ने हिंदी ग्रंथ मतलब किस ग्रंथ को हिंदी की पहली रचना स्वीकार किया है। तो गणपति चंद्र गुप्ता जी पहली रचना मानते किसको बेटा, वो मानते हैं भरतेश्वर बाहुबली विलास को, बाहुबली रास, भारतेश्वर बाहुबली मतलब बाहुबली रास नाम की एक रचना है, उसको डॉक्टर गणपति गुप्त जो है हिंदी की पहली रचना मानते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका, भविष्यत कहा या भविष्यत कथा पुस्तक के रचयिता कौन है। भविष्यत कथा किसने लिखी है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 नंबर का, बिल्कुल राइट आंसर आप सभी लोग लगा रहे हैं, 16 नंबर का ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा धनपाल। अगला क्वेश्चन 17 नंबर देखेंगे, इनमें से सत्य कथन कौन सा है, इनमें से सत्य कथन कौन सा है, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा खा ऑप्शन। आचार्य शुक्ल बीसल देव रासो को जाली ग्रंथ मानते हैं, यही आपका गलत है, बीसल देव रासो को जाली ग्रंथ नहीं मानते, बाकी जो है सब सही है। अगला क्वेश्चन आ चुका है, विद्यापति पदावली की रचना किस भाषा में हुई है। विद्यापति पदावली की जो रचना हुई है वो हुई है मैथिली भाषा में, ऑप्शन नंबर इसका खा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैथिली नाम से याद आया, अभी मैथिली ठाकुर जो है चुनाव लड़ रही हैं बिहार में, आप देखते हैं उनके खिलाफ तमाम सारे बच्चे मतलब कि तमाम जो है वो हो रहा है, ट्रोल हो रही हैं दिन प्रतिदिन, भाजपा ने टिकट दे दिया है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे हर, देखिए अब खेसारी लाल की जो है पत्नी को टिकट मिला है और इनको इन सभी को मिल चुका टिकट, तो ये सब जो है चुनाव लड़ेंगे। अब देखिए सब लोग चुनाव लड़ने के लिए, आप देखिए जितने शिक्षा के क्षेत्र में ऐसे जो है या सब लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं, सबको नेतागिरी करनी। जैसे आप देखते हैं अवध ओझा साहब हमारे हमारे घर से थोड़ी दूर पर उनका घर पड़ता था, गांव का ओझापुरवा जो है, हम उधर ही से हैं। तो ओझा जी जो बहुत बड़े टीचर हैं, माने जाने टीचर हैं, धुरंधर टीचर हैं, अपने क्षेत्र में पढ़ाते ऐसा है कि लगता है कि हमसे मतलब कि मोटिवेशन की आग उनके अंदर से निकल रही है। इतना मोटिवेशन दे देते बच्चों को कि बच्चा दूसरे दिन से ही पढ़ना स्टार्ट कर देता है, फिर तीसरे दिन चाहे वो सो जाए। ठीक है, लेकिन एक दिन जब तक ओझा जी की वीडियो देखेगा बच्चा तो एकदम से प्रसन्न हो जाता है देख करके, और लगता है कि अभी यूपीएससी क्लियर ही हो जाएगी, इतना ज़बरदस्त तरीके से बोलते हैं। वो भी चुनाव लड़े, बहुत लोगों ने ट्रोल भी किया, लेकिन चुनाव लड़े और काफ़ी हद तक जो है लड़े, बढ़िया वोट पाए, लेकिन हार गए। ठीक है, हारना जीतना तो लगा रहता है, लेकिन हाँ लड़े, तो सभी लोग चुनाव लड़ रहे हैं, हालांकि इस पर चर्चा नहीं करनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, 19 नंबर प्रश्न आ चुका, ब्रज भाषा मिश्रित भाषा को क्या नाम दिया गया। तो मैंने इसलिए बताया चूंकि आप देख रहे हैं आजकल सब चुनाव ही लड़ रहे हैं, चाहे नेता हो, शिक्षक हो। अच्छा, शिक्षक उनका जरूरी था, शिक्षा के क्षेत्र से अगर कोई व्यक्ति जाएगा तो शिक्षा के बारे में सोचेगा, जो युवा पीढ़ी इस समय जो है बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है उसके बारे में सोचेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, ब्रज भाषा मिश्रित भाषा को क्या नाम दिया गया। ब्रज भाषा मिश्रित भाषा को क्या कहा जाता है, बताइए। ब्रज भाषा मिश्रित हिंदी जो होती है उसको क्या कहते हैं। 19 नंबर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर आप सभी का आ रहा है, गा ऑप्शन पिंगल कहते हैं। ब्रज भाषा मिश्रित भाषा को पिंगल और अवधि मिश्रित इन सभी को मिश्रित जो है उसको डिंगल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आ चुका है, आदिकाल के उस कवि का नाम बताइए जिसने खड़ी बोली में काव्य रचना शुरू की है। वो है अमीर खुसरो, ऑप्शन नंबर इसका खा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो है 20 नंबर का। अगला प्रश्न 21 नंबर, वर्ण रत्नाकर के रचयिता कौन है। वर्ण रत्नाकर लिखा किसने है, ज्योतिश्वर ठाकुर ने लिखा, ज्योतिरीश्वर ठाकुर ने वर्ण रत्नाकर नाम की रचना लिखी। 22 नंबर प्रश्न है, इनमें से देवसेन की रचना कौन सी है। देवसेन की रचना कौन सी है, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, श्रावकाचार रचना जो है वो देवसेन की रचना है। पाहुड़ दोहा अब्दुल रहमान की रचना है। अगला क्वेश्चन, दोहा कोश के रचयिता कौन है। दोहा कोश के रचयिता कौन है, 23 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। दोहा कोश के रचयिता कौन है, राहुल शंकरत्यायन का ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। जैन कवि स्वयंभू के द्वारा रचित रामकथा का नाम क्या है। पाउमचर्यू, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, 24 नंबर का पाउमचर्यू इसका राइट आंसर हो जाएगा। पाउमचर्यू रचना लिखी है स्वयंभू ने। रामचंद्रिका आचार्य केशवदास की रचना है। रामायण महर्षि वाल्मीकि की रचना है। अगला क्वेश्चन आ चुका है, आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा।
आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल कहा, ये दोनों होंगे नहीं। राहुल संकृत्यान, पंडित राहुल संकृत्यान ने सिद्ध सामंत काल कहा। इसको 25 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर घ ऑप्शन राहुल संकृत्यान। सॉरी, हिंदी साहित्य के प्रथम कालखंड को आदिकाल किसने कहा? आदिकाल कहा था आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। का ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा 26 का, बिल्कुल राइट आंसर का ऑप्शन। 27 नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है, प्रवृत्ति की प्रधानता के आधार पर काल का नामकरण किस इतिहासकार ने किया? प्रवृत्ति की प्रधानता के आधार पर जो है नामकरण किसने किया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिल्कुल आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किया था। जैसे कि आदिकाल को वीर गाथा काल कहा, ठीक है, उत्तर मध्यकाल को उन्होंने रीतिकाल कहा, पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल कहा, आधुनिक काल को उन्होंने गद्य काल कहा, चूंकि हर एक काल की विशेषताओं को ध्यान में रख करके कहा। 28 नंबर प्रश्न आ चुका, किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है स्वयंभू को। 28 नंबर का ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश और राजस्थानी भाषा के मिश्रण से बनी भाषा का क्या नाम है? अपभ्रंश एवं राजस्थानी भाषा के मिश्रण से बनी भाषा का क्या नाम है? 29 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? 29 नंबर का खा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा डिंगल बोलेंगे। अपभ्रंश और राजस्थानी भाषा के मिश्रण को डिंगल बोलेंगे, और ब्रज भाषा मिल जाए उसमें तो पिंगल बोलेंगे। अगला प्रश्न आ चुका है, पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? चंद्रबरदाई ने लिखा है पृथ्वीराज रासो, ऑप्शन नंबर इसका खा करेक्ट आंसर होगा। जगनिक ने लिखा परमाल रासो आलखंड, ठीक है। दलपत विजय लिखा है रचना खुमान रासो ने। अगला प्रश्न आ चुका है, महापुराण के रचनाकार कौन है? महापुराण के रचनाकार कौन है? 31 नंबर करेक्ट आंसर क्या होगा? महापुराण नाम की रचना किसने लिखी? महापुराण रचना लिखी है पुष्पदंत ने, ऑप्शन नंबर खा करेक्ट आंसर होगा। राउर बेल के रचयिता कौन है? राउर बेल के रचयिता कौन है बेटा? बिल्कुल रोडा नाम के विद्वान उन्होंने लिखा है। 33 नंबर है, खालिक बारी नाम की पुस्तक के रचनाकार कौन है? खालिक बारी किसने लिखा है? खालिक बारी लिखा है अमीर खुसरो ने। खा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। सिद्धों की संख्या कितनी है? सिद्धों की संख्या 84 है। नाथों की संख्या कितनी? 9। 9 नाथ हैं बेटा। नाथों की संख्या कितनी है? 9 नाथ हैं और 84 सिद्ध हैं। अगला क्वेश्चन, नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? गोरखनाथ नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। 35 नंबर का ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ चुका है, अलवार भक्तों की संख्या कितनी है? अलवार और नैनार ये दक्षिण भारत के संत हैं, तो अलवार भक्तों की संख्या कितनी मानी गई बेटा? अलवार जो है भक्तों की संख्या कितनी मानी गई? बिल्कुल राइट आंसर आपका आ चुका है। अलवार भक्तों की संख्या मानी गई है 12। 12 अलवार भक्तों की संख्या है। 37 नंबर प्रश्न आ चुका है, रामानुजाचार्य ने किस मत का प्रवर्तन किया था? रामानुजाचार्य करेक्ट आंसर क्या होगा? 37 का बिल्कुल राइट आंसर है घा ऑप्शन। रामानुजाचार्य ने घा ऑप्शन विशिष्ट अद्वैतवाद रामानुजाचार्य ने किया। 37 नंबर का घा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। द्वैतवाद की अवधारणा जो है शंकराचार्य देते हैं, अद्वैतवाद की विचारधारा शंकराचार्य की है, अद्वैत वेदांत। अगला प्रश्न आ चुका, माधवाचार्य द्वारा परिवर्तित मत। माधवाचार्य ने कौन सा मत परिवर्तित किया है? 38 नंबर का द्वैतवाद जो है माधवाचार्य का है, अद्वैतवाद जो है शंकराचार्य का है, श्री, ठीक है। पुष्टि मार्ग वल्लभाचार्य का है। अगला प्रश्न, वल्लभाचार्य किस सिद्धांत के प्रवर्तक हैं? वल्लभाचार्य 39 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल का ऑप्शन शुद्धाद्वैतवाद वल्लभाचार्य का है। पुष्टि मार्ग संप्रदाय आचार्य वल्लभाचार्य के पुत्र थे गोस्वामी विट्ठलनाथ, उन्हीं के द्वारा किया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न आ चुका 40 नंबर, गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य। गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन है? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा चैतन्य महाप्रभु। इसका जो है गा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो डीडीयू के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बाकी और सभी विश्वविद्यालय के लिए महत्वपूर्ण है। निम्बार्काचार्य द्वारा प्रवर्तित सिद्धांत कौन सा है? निम्बार्काचार्य के द्वारा प्रवर्तित सिद्धांत जो है द्वैतवाद निम्बार्काचार्य का है। ऑप्शन नंबर इसका खा करेक्ट आंसर होगा। कबीरदास का जन्म कब हुआ था? 1398 में कबीरदास का जन्म हुआ था। 42 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? का ऑप्शन, ठीक है। 1398 में कबीरदास का जन्म हुआ था। इनमें से कबीर की रचना कौन सी? कबीर की रचना का नाम है बीजक। बीजक कितने भाग में बटा हुआ है? बीजक में 3 भाग हैं। पहला भाग है साखी, दूसरा भाग है सबद, तीसरा भाग है रामायणी। साखी माने सब, साखी माने साक्षी, और रामायणी माने रामायण। अगला प्रश्न आ चुका, कौन सा ग्रंथ जायसी के द्वारा रचित है? जायसी के द्वारा, इनमें से आपका अखरावट जो है जायसी के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर 44 का खा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आ चुका 45 नंबर, जायसी द्वारा रचित महाकाव्य का नाम है। इनके द्वारा लिखा गया जो है पद्मावत जो है इनकी रचना है। पद्मावत इनका महाकाव्य है, जायसी के द्वारा लिखा गया। जायसी सूफी प्रेमाख्यानक का विधारा के कवि रहे हैं। पद्मावत नाम का ग्रंथ लिखते हैं। पद्मावत में 7 चौपाइयों के बाद एक दोहा का प्रयोग किया गया, ये भी प्रश्न पूछा गया है। पद्मावत किस भाषा में लिखा गया? तो अवधी भाषा में। किस अवधि में? तो ठेठ अवधि में लिखा गया है।
7 चौपाइयों के बाद एक दोहा आता है, कौन सी शैली में लिखा गया है? मसनबी शैली में पद्मावत लिखा गया है। ठीक है। अगला प्रश्न, पद्मावत की रचना किस भाषा में हुई? अवधी भाषा में। खा ऑप्शन। अगला प्रश्न 47 नंबर, कुतुबन के द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? कुतुबन की रचना कुतुबन, मंझन, जायसी, ये सब जो है, शेख निसार, ये सब जो है जो प्रेमाश्रयी शाखा उसके कवि हैं। कुतुबन द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? कुतुबन ने इनमें से कौन सा ग्रंथ लिखा बेटा? कुतुबन ने लिखा है मृगावती नाम का ग्रंथ। का ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 48 नंबर प्रश्न, ज्ञानदीप के रचयिता कौन है? ज्ञानदीप के रचयिता हैं शेख नबी। ऑप्शन नंबर घा करेक्ट आंसर होगा। ढोला मारू रदूहा नामक ग्रंथ किसने लिखा है? ढोला मारू रदूहा ये ग्रंथ लिखा है कुशल लाभ ने। ऑप्शन नंबर इसका खा करेक्ट आंसर होगा। 50 नंबर प्रश्न है, वल्लभाचार्य के पुत्र का नाम क्या था? विट्ठलनाथ उनके पुत्र का नाम था, जिन्होंने अष्टछाप के कवियों का संग्रह किया था, जिसमें 8 कृष्ण भक्तियों को रखा था, जिनमें से 4 जो थे इनके पिताजी यानी वल्लभाचार्य के शिष्य थे, और 4 जो थे इनके पुत्र यानी विट्ठलनाथ के स्वयं के शिष्य थे। ठीक, जिनमें से सूरदास जी जो थे वो गोस्वामी वल्लभाचार्य के शिष्य थे। गोस्वामी विट्ठलनाथ के अष्टछाप के कवियों के सबसे प्रमुख कवि थे सूरदास जी। तो इनका क्या नाम था? इनका क्या नाम था बेटा? अष्टछाप के वल्लभाचार्य के पुत्र क्या था? विट्ठलनाथ। विट्ठलनाथ विट्ठलनाथ का दूसरा नाम क्या है इनमें से? 50 नंबर का ऑप्शन गोकुल दास या विट्ठलनाथ कह सकते हैं। अगला प्रश्न आपका आ चुका है, इनमें से कौन रामानंद के शिष्य नहीं थे? रामानंद के शिष्य कौन नहीं थे इनमें से? रामानंद के शिष्य देखें, रैदास, कबीरदास, पीपा, ये सब रामानंद के शिष्य हैं। कुंभन दास जो थे ये इनके शिष्य नहीं थे। इसका गा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, कुंभन दास इसका करेक्ट आंसर होगा। 52 नंबर प्रश्न, भक्ति का प्रारंभ कहाँ से होता है? दक्षिण भारत से भक्ति का प्रारंभ होता है। ठीक है, द्रविड़ में जन्मी, कर्नाटक में सयानी, गुजरात में बालापन, वृंदावन जवानी। भक्ति यही, भक्ति कैसे चली है, भक्ति का विकास कैसे हुआ, इसके लिए आप जानिए। एक जो है गाना प्रचलित है इसके लिए, क्या कि द्रविड़ में जन्मी, कर्नाटक में सयानी, गुजरात में बालापन बीता, वृंदावन जवानी, पूरनिया है दुई दुई लड़का, बुढ़िया जवान हो, पूरनिया है दुई दुई लड़का। ये भक्ति के बारे में एक पुरानी कहावत है जो गांव वगैरह में गाई जाती है, शायद आपको ना पता हो। भागवत वगैरह में भी इसका प्रचलन, चूंकि ज्ञान, भक्ति और वैराग्य, पहले दिन की कथा श्रीमद् भगवत महापुराण में जब पहले दिन की कथा पंडित जी बांचते हैं तो ज्ञान, भक्ति और वैराग्य की कथा बांचते हैं। आपको पता होगा उसी में तो ज्ञान और वैराग्य ये भक्ति के 2 पुत्र हैं। ये 2 पुत्र तो युवा अवस्था में हैं अपने, लेकिन भक्ति जो है बेटा वो बुढ़ी हो चुकी है। ठीक है, कैसे? भक्ति जो है वृद्ध हो चुकी है, कलयुग आ चुका है। कलयुग में भक्ति कोई नहीं करना चाहता है। ठीक है, तो इसीलिए कह रहा है कि इनके पुत्र जो है वो जवान ही हैं, और जो है जो इनकी माता हैं वो, मतलब जो पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, ज्ञान वैराग्य जो है युवा अवस्था में नहीं है, वो वृद्ध हो चुके हैं, और माता भी युवा अवस्था में ही है, ये बताया गया। तो उल्टा सब हो रहा है, तो कलयुग के बारे में बताया गया था। ठीक है, तो इसी में मैंने बताया कि भाई द्रविड़ में जन्म, द्रविड़ में इनका जन्म हुआ। भक्ति का जन्म कहाँ पर हुआ? दक्षिण भारत में भक्ति का जन्म हुआ। कर्नाटक में आकर के इनका जो है थोड़ा बड़ी हुई, और गुजरात में बालपन बीत गया, फिर उसके बाद में, और वृंदावन में आकर के आप देखते हैं भक्ति युवावस्था में प्राप्त है। इसमें वृंदावन में आप देखते हैं राधे राधे की रट में सब जो है, यहाँ नहीं विदेशों के लोग आते हैं भारत, मतलब कि यहाँ वृंदावन में एकदम से। आप प्रेमानंद सरकार बाबा को देखिए, प्रेमानंद बाबा को, एक ही किडनी है और कितने दिन से जीवित हैं, कितना ज़्यादा एक प्रकार से ज्ञान दे रहे हैं लोग। विराट कोहली से लेकर के बड़े बड़े महान विभूति बागेश्वर बाबा बजा करके एकदम से लेट जाते हैं उनके सामने, ऐसे ऐसे हैं, और बोलते हैं तो लगता है एकदम से ज्ञान इनके जिह्वा पर माता सरस्वती विद्यमान है, इतनी ज्ञानी पुरुष हैं। और जो है तर्क के साथ बात करते, कोई लाग लपेट की बात, ढोंग ढटोरा नहीं करते, कुछ भी सीधे सीधे बताते हैं कि भाई ये है तो ये करो, कर्म करोगे तो सब कुछ मिलेगा, ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग बताते कि नहीं ये साथ से नहीं, वो साथ से करोगे, ये करना है, इतने बजे नहाना है, वो करना है, इतना ज़्यादा। तो भक्ति जो होती है वो कठिन वाला जो मार्ग है उसको नहीं बताते हैं, वो सरल मार्ग। क्योंकि तुलसीदास क्या कहते हैं, तुलसीदास जी का आप सोचिए क्या कहते हैं कि नाम कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। तो वही नाम जब की बात करते हैं वो। दक्षिण भारत से प्रारंभ हुई भक्ति। अगला प्रश्न है आपका 53 नंबर, बीजक किस कवि की रचनाओं का संकलन है? बीजक जो है वो कबीर की रचनाओं का संकलन है, का ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 54 नंबर, इनमें से कौन सा संत कवि नहीं है? कबीरदास संत कवि हैं, मलुकदास संत कवि हैं, सुंदरदास संत कवि हैं। ठीक है, तुलसीदास जी की अगर बात की जाए तो वो संत कवि के श्रेणी में आते हैं कि नहीं आते हैं? वो संत कवि की श्रेणी में बिल्कुल भी नहीं आते हैं, वो राम भक्त शाखा के प्रवर्तक कवि माने जाते हैं। खा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 55 नंबर प्रश्न आ चुका, सखी संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य। सखी संप्रदाय, सखी संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं स्वामी हरिदास। ऑप्शन नंबर इसका गा करेक्ट आंसर होगा। 26 नंबर प्रश्न, कबीर को बाणी का डिक्टेटर किसने कहा? कबीर को बाणी का डिक्टेटर
कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा? 56 नंबर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। कबीर की वाणी या कबीर का जो रचना है उसको जो है कबीर को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा? इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा। 57 नंबर प्रश्न है, अष्टछाप की स्थापना किसने की थी? गोस्वामी विट्ठलनाथ ने की थी। ऑप्शन नंबर घ करेक्ट आंसर होगा। ये किसके पुत्र थे? वल्लभाचार्य के पुत्र थे। वल्लभाचार्य कौन है? सूरदास जी के गुरु जी का नाम था वल्लभाचार्य। अगला प्रश्न 58 नंबर, सूफी शब्द की व्युत्पत्ति अधिकांश विद्वान किस शब्द से मानते हैं? बताएं। तो सूप शब्द से मानते हैं। किससे मानते हैं? 58 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? का ऑप्शन सूप शब्द से मानते हैं, सब शब्द से। 79 नंबर प्रश्न, राघव चेतन इनमें से किस सूफी काव्य का पात्र है? राघव चेतन पद्मावत का जो है पात्र है। ऑप्शन नंबर इसका गा करेक्ट आंसर होगा। पद्मावत में राघव चेतन की बात करिए। 60 नंबर प्रश्न, अष्टछाप की स्थापना कब की गई थी? अष्टछाप की स्थापना बताएं। अष्टछाप की स्थापना कब की गई थी? बिल्कुल 1565 में की गई थी। खा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, इनमें से वल्लभाचार्य का शिष्य कौन नहीं है? वल्लभाचार्य का कौन शिष्य नहीं है? देखिए, सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य हैं, बिल्कुल हैं सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य। कृष्णदास भी हैं, परमानंद दास भी हैं। नंददास जो थे गोस्वामी विट्ठलनाथ के शिष्य हैं, सूरदास जी के शिष्य नहीं थे। ऑप्शन नंबर इसका खा करेक्ट आंसर होगा। 62 नंबर प्रश्न, गोस्वामी विट्ठलनाथ के शिष्य कौन नहीं है? इनमें से गोस्वामी विट्ठलनाथ के शिष्य कौन से नहीं? 62 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। 62 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए कुंभन दास जो है ये इनके शिष्य नहीं है। कुंभन दास, परमानंद दास, ध्यान रखेंगे, कुंभन दास, परमानंद दास, सूरदास और कृष्णदास ये सब जो है वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। जबकि नंददास, शीत स्वामी, चतुर्भुज दास और एक स्वामी और हैं, ये सब जो हैं गोस्वामी विट्ठलनाथ के शिष्य थे। 4 शिष्य, 8 कवि थे। 8 कवि कृष्ण भक्त शाखा के अष्टछाप के कवियों में, जिनमें से 4 गोस्वामी विट्ठलनाथ के थे और 4 सूरदास, मतलब 4 जो है वल्लभाचार्य जी के थे। दोनों पिता पुत्र हैं, वल्लभाचार्य के लड़के हैं विट्ठलनाथ। 84 वैष्णवन की वार्ता नामक ग्रंथ किस लेखक की है? 84 वैष्णवन की वार्ता ये कौन से लेखक ने लिखी है? इसको लिखा किसने है? गोकुलदास ने लिखा है क्या? 63 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 63 नंबर गा ऑप्शन, बिल्कुल गोकुलनाथ की रचना है 84 वैष्णवन की वार्ता। ये 84 कौन है? वही सिद्ध है। 84 सिद्ध जो है उन्हीं को 84 वैष्णवन की वार्ता भी में लिखा, उन्हीं के बारे में बताया गया, 84 जो सिद्ध है। अगला प्रश्न है 64 नंबर प्रश्न है, राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक। राधा वल्लभ संप्रदाय 64 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 64 नंबर राधा वल्लभी, राधा वल्लभ संप्रदाय, बिल्कुल घा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। स्वामी हित हरि वंश गोस्वामी, ऑप्शन नंबर घा करेक्ट आंसर होगा। राधा वल्लभ संप्रदाय से ही आप देखते हैं मेरे हिसाब से ये क्या नाम है, जो प्रेमानंद जी हैं वो भी राधा वल्लभी संप्रदाय से ही संबंधित होंगे। अगला क्वेश्चन आ चुका 65 नंबर, जीव स्वामी का संबंध किस संप्रदाय से है? जीव स्वामी बताएं। 65 नंबर करेक्ट आंसर क्या? जीव स्वामी का संबंध किस ग्रंथ से है? चैतन्य संप्रदाय से है। अगला प्रश्न आ चुका, सूरदास का जीवन काल क्या है? 1478 से 1583, हो सकता है यही 66 नंबर का, बिल्कुल का ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 66 का ऑप्शन। 1478 में जन्म हुआ, 1583 में मृत्यु हो जाती है। सूरदास कृष्ण भक्त शाखा के सबसे बड़े कवि माने जाते हैं। 67 नंबर प्रश्न है, सूरदास जी जन्मांध थे, बात भी ध्यान रखेंगे। वात्सल सम्राट कहे जाते सूरदास जी। इनमें से कौन सी रचना सूरदास की है? बैराग संदीपिनी, कृष्ण गीतावली, युगल शतक, साहित्य लहरी। सूर सारावली, साहित्य लहरी और सूरदास सागर, मतलब कि ये सब रचना किसकी है? सूरदास की है। 67 नंबर का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, यानी खा ऑप्शन। अगला प्रश्न 68 नंबर, रसमंजरी किस कवि की रचना है? रसमंजरी बताएं। रसमंजरी किसकी रचना? 68 नंबर, रसमंजरी के लेखक कौन है? नंददास रसमंजरी के लेखक हैं, गा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 69 नंबर प्रश्न है, श्रृंगार और वात्सल रस का सम्राट किसे कहा जाता है? सूरदास को। श्रृंगार और वात्सल रस का सम्राट कहते हैं सूरदास जी को। वात्सल रस वह होता है जो माता और अपने पुत्र को करती है, वो प्रेम वात्सल कहलाता है। 70 नंबर प्रश्न आ चुका है, सूरदास के दृष्टकूट पद किस काव्य ग्रंथ में संकलित हैं? तो इनमें से किसमें संकलित हैं? सूरदास के दृष्टकूट पद जो हैं उनमें से किसमें संकलित है? किस ग्रंथ में बेटा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका 70 नंबर का खा, साहित्य लहरी में खा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। प्रश्न आ चुका है, इनमें से कौन सा ग्रंथ भारतीय परंपरा का है? इनमें से कौन सा ग्रंथ भारतीय परंपरा का है? 71 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल का ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। उद्धव शतक जो है भारतीय परंपरा का, भ्रमर गीत परंपरा, भ्रमर गीत परंपरा का उद्धव शतक का ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 72 नंबर प्रश्न है, रास पंचाध्याय के रचयिता कौन है? रास पंचाध्याय के रचयिता कौन है बेटा? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। रास पंचाध्याय के रचयिता 72, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 72, बिल्कुल राइट आंसर आपका का ऑप्शन, ठीक है, नंददास जी हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है 73 नंबर, श्रृंगार रसमंडन के रचनाकार कौन है? श्रृंगार रसमंडन 73, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? श्रृंगार रसमंडन, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। श्रृंगार रसमंडन के लेखक कौन है? सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे।
श्रृंगार रस मंडन। 73 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा विट्ठल नाथ। श्रृंगार रस मंडन के लेखक कौन है? विट्ठल नाथ है गोस्वामी। अगला प्रश्न, सूरदास किस प्रकार की है? तो सूरदास जी की भक्ति जो है वो साख्य भाव की भक्ति है। ऑप्शन नंबर इसका घ करेक्ट आंसर हो जाएगा। तुलसीदास की भक्ति कैसी है? तुलसीदास की भक्ति जो है वो दास भाव की भक्ति है। अगला प्रश्न है 75 नंबर, पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन है? पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक 75 नंबर, पुष्टि मार्ग बताएं। पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक हैं वल्लभाचार्य जी। खा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। पुष्टि मार्ग का जहाज किसको कहते हैं? सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता है। 76 नंबर प्रश्न आ चुका है, सूफी साधना के 4 पड़ाव में से कौन सा नहीं है? सूफी साधना के 4 पड़ाव में से कौन सा पड़ाव नहीं आ जाता इनमें से? देखिए शरीयत, तरीकत और मरीफत ये तीनों हैं, मलकत नहीं होता इनमें से, तो यही गलत हो जाएगा, यानी यही ऑप्शन सही है। 77 नंबर प्रश्न, जायसीकृत पद्मावत में हीरामन तोता किसका प्रतीक है? जायसीकृत पद्मावत में हीरामन तोता जो है वो गुरु का प्रतीक होता है। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर होगा। 78 नंबर प्रश्न आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न, भक्ति काल का कौन सा रस जो है बिढ़ोवा का भक्त है? भक्ति काल का कौन सा संत बिढ़ोवा का भक्त है? भक्ति काल का कौन सा संत बिढ़ोवा का भक्त है? तो है नामदेव। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा खा ऑप्शन। 79 नंबर प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार नामदेव का संबंध किससे है? इनमें से किससे था? नामदेव का संबंध किससे था? 79 बिल्कुल घा ऑप्शन, निर्गुण और सगुण उपासना दोनों से था। अगला प्रश्न है, संत कवि गुरु नानक का जन्म कहाँ पर हुआ था? तलवंडी में हुआ था, पाकिस्तान। ऑप्शन नंबर 80 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 80 का खा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 81 नंबर, पद्मावत नामक महाकाव्य में पद्मावती का पिता किसे बताया गया है? पद्मावती का पिता बताया गया किसको बेटा? 81 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर आपका है गा गंधर्व सेन, इनके पिताजी का नाम था पद्मावती के। 82 नंबर प्रश्न आ चुका है, मृगावती के रचनाकार हैं। मृगावती के रचनाकार कौन है? मृगावती के रचनाकार हैं कुतुबन। ऑप्शन नंबर इसका गा करेक्ट आंसर होगा। 83 नंबर प्रश्न आ चुका है, सत्यवती कथा के रचयिता को कवि कौन है? सत्यवती कथा के रचयिता कवि। 83 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 83 नंबर बिल्कुल राइट आंसर आपका आ चुका है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। गा ऑप्शन, ईश्वर दास जो है सत्यवती कथा के लेखक हैं। अगला प्रश्न आ चुका है 84 नंबर, सूफी कवि नूर मोहम्मद की रचना का नाम बताएं। सूफी कवि नूर मोहम्मद की रचना का नाम। 84 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 84 नंबर बताएं। खा ऑप्शन, बिल्कुल अनुराग बांसुरी रचना उसकी है। सूरदास किसके शिष्य थे? वल्लभाचार्य के शिष्य थे। ऑप्शन नंबर इसका घा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। 86 नंबर प्रश्न है, निम्बार्काचार्य को किसका अवतार माना जाता है? निम्बार्काचार्य को किसका अवतार मानते बेटा? निम्बार्काचार्य को किसका अवतार मानते हैं? 86 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? का ऑप्शन, सुदर्शन चक्र का अवतार मानते हैं निम्बार्काचार्य को। 87 नंबर प्रश्न आ चुका है, 87 नंबर प्रश्न आ चुका है, इनमें से कौन सी रचना रसखान की नहीं है? रसखान की रचना कौन सी नहीं है बताएं? प्रेम वाटिका रसखान की रचना है कि नहीं? 87 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल प्रेम वाटिका उनकी रचना है। दान लीला भी है, सुजान रसखान भी, केली माधुरी इनकी रचना नहीं। ऑप्शन नंबर का करेक्ट आंसर होगा। 88 नंबर प्रश्न, अष्टचाप के कवियों की संख्या कितनी थी? 8 कवि थे, कृष्ण भक्ति शाखा के परंपरा के। ऑप्शन नंबर खा करेक्ट आंसर होगा। 89 नंबर प्रश्न आ चुका है, मीराबाई की भक्ति भावना किस प्रकार की है? 89 नंबर बताइए, मीराबाई की भक्ति जो है किस प्रकार की भक्ति है? 89 इसका बिल्कुल गा ऑप्शन, माधुर्य भाव की भक्ति है। गा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 90 नंबर प्रश्न आ चुका है, भ्रमर गीत का उपजीव्य ग्रंथ कौन सा है? भ्रमर गीत का उपजीव्य ग्रंथ बताएं। 90 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका का ऑप्शन यानी श्रीमद् भगवत महापुराण। ऑप्शन नंबर इसका का करेक्ट आंसर होगा। 91 नंबर प्रश्न आ चुका, सूरदास का जन्म स्थान डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार क्या है? सूरदास का जन्म स्थान डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार क्या है? 91 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? बिल्कुल का ऑप्शन सी ही है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, 92 नंबर प्रश्न है, भक्तमाल के रचयिता का नाम बताइए। भक्तमाल के रचयिता 92 करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 92 घा ऑप्शन, नाभादास भक्तमाल के रचयिता हैं। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, 93 नंबर प्रश्न आ चुका है, किस भक्तकालीन कृष्ण भक्त कवि को जाड़िया की उपाधि उनके शब्द सामर्थ्य के आधार पर आलोचकों ने दी है कि जाड़िया थे ये? 93 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल गा ऑप्शन, नंददास जो थे इनको जाड़िया की उपाधि दी जाती क्योंकि इनके पास शब्द सामर्थ्य बहुत ज़्यादा था। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, 94 नंबर प्रश्न है, सूरदास ने इनमें से श्री कृष्ण के किस रूप को काव्य का रूप बताया है? तो श्री कृष्ण का योगेश्वर कृष्ण या लोक रक्षक या लोक रंजक। तो 94 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर आपका है खा ऑप्शन, भगवान श्री कृष्ण के लोक रंजक स्वरूप का वर्णन किया है जो है सूरदास जी ने। अगला प्रश्न आ चुका 95 नंबर, किस कवि की गोपियां सर्वाधिक तर्कशील हैं? 95 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल गा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नंददास की गोपियां जो है सर्वाधिक तर्कशील होती हैं, इसका गा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 96 नंबर प्रश्न है,
रामचरितमानस का उपजीव्य ग्रंथ कौन सा है? रामचरितमानस का उपजीव्य ग्रंथ यानी कहाँ से प्रेरित होकर के रामचरितमानस तुलसीदास जी ने लिखा है? तो ग्रंथ है 96 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा 96 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल खा ऑप्शन रामायण, जो कि संस्कृत भाषा में लिखा गया है वाल्मीकि के द्वारा। अगला क्वेश्चन आ चुका है 97 नंबर, गोस्वामी तुलसीदास का जन्म आचार्य रामचंद्र शुक्ल कब मानते हैं? तो गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म जो हुआ था वो 1532 में हुआ था। ऐसा तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ था? बिल्कुल का करेक्ट आंसर होगा 1532 में जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है 98 नंबर प्रश्न है, कौन सी तुलसी की रचना नहीं है? गीतावली, विज्ञान गीता, विनय पात्रिका, कवितावली। कवितावली, विज्ञान गीता, मतलब ये गीतावली, कवितावली, विनय पात्रिका या विज्ञान गीता, कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है? 98 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 98 नंबर राइट आंसर कौन बताएगा? 98 नंबर राइट आंसर कौन बताएगा? बिल्कुल विज्ञान गीता इनकी रचना नहीं, बाकी तीनों गीतावली, कवितावली, विनय पात्रिका ये तुलसीदास जी की रचना है। 99 नंबर प्रश्न है, रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की गई है? रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में की गई है। कौन सी अवधि? परमार्जित परनिश्चित अवधि का प्रयोग किया गया है। इसमें बता दूं आपको कि चौपाई और दोहा छंद का प्रयोग किया गया रामचरितमानस में। रामचरितमानस में 7 कांड है, इस प्रश्न परीक्षा में खूब पूछा गया, 7 कांड हैं, ठीक है। गोस्वामी बाबा तुलसीदास की रचना है रामचरितमानस। और आपको बताते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है कि 7 कांड है। पहला कांड का नाम है बाल कांड, दूसरा कांड है अयोध्या कांड, तीसरा कांड है आपका तीसरा कांड आपका कौन सा कांड आएगा? आरण्य कांड, चौथा कांड है किष्किंधा कांड, पांचवा कांड सुंदर कांड, छठवां कांड लंका कांड, सातवां कांड उत्तर कांड। इस तरीके से आपके कितने कांड है? ये आपके 7 कांडों में बटा हुआ पूरी रचना है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से आप लोगों ने समझा चीज़ों को। मिलेंगे बेटा हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो 100 क्वेश्चन आप लोगों ने आज देखे हिंदी साहित्य को लेकर के, हिंदी काव्य को लेकर के, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी काव्य कुछ भी आप समझे, ये आपका दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय। इसके अलावा जिन परीक्षाओं में माननीय परीक्षा ऑब्जेक्टिव होती है उनके लिए, तो ये सब के लिए इंपॉर्टेंट है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ये नया चैनल आपका है, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जो किसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो को करिकुलर मास्टर पर मिलती रहती। को करिकुलर मास्टर एक ऐसा चैनल है जिस पर आपको को करिकुलर संबंधित यानी फूड, न्यूट्रिशन, हाइजीन, फर्स्ट एड एंड हेल्थ, ह्यूमन वैल्यूज़ एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़, और इसके अलावा फिजिकल एजुकेशन एंड योगा, एनालिटिक एबिलिटी, डिजिटल अवेयरनेस, कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इन सभी क्लास आपको मिलती रहती है, ठीक है। योगा वगैरह की सबकी क्लास आपको यहाँ पर मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऐसे ही अपना प्यार दुलार बना रखेंगे।